Hello, people. I'm Soumya, and this is Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So, we have to start with relevant provisions of Companies Act 2013. अभी तक की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट प्रोप्राइटी ऑडिट, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि कंपनीज एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू प्रोप्राइटी ऑडिट। सो बेसिकली अभी तक प्रॉपर्टी ऑडिट में हम लोगों ने कौन कौन से तीन कीवर्ड्स पढ़े थे? पब्लिक इंटरेस्ट, देन स्टैंडर्ड्स ऑफ कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना। ये तीन कीवर्ड मैंने आपको मार्क करवाए थे, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो इसमें ही ना जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसी में ही क्या है, कुछ प्रोविजंस हैं जो स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी ऑडिट की तरफ रिलेटेड है, ठीक है। तो वो क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 143 आप मुझे बताओ। मुझे कैसे बताओगे? आप खुद रिकॉल करो कि सेक्शन 143 कौन सा सेक्शन है। कल भी हम लोग ने डिस्कस किया था, ये सेक्शन है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ सेक्शंस लर्न करने की कोशिश करो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो, बिकॉज ये अगर सेक्शन के साथ में लर्न होंगी चीज़ें तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि इन सेक्शंस का क्रॉस रेफरेंस कई जगह आते हैं, स्पेशली कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी ऑडिट के जो भी सेक्शंस हैं वो अच्छे से याद कर लो। तो पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर, ठीक है, ये 143 सेक्शन है। तो इसका सबसेक्शन 1 जो है ये किसके बारे में बात करता है? इंक्वायरी इनटू सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 6 और 7 किसके बारे में बात करता है? रिक्वायरिंग अ सप्लीमेंट्री ऑडिट एंड टेस्ट ऑडिट रिस्पेक्टिवली इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज ऑन मैटर्स स्पेसिफाइड। जो 143 सबसेक्शन 6 और 7 किसके बारे में बात करता है? ये हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था कि C&AG और ये करवा सकता है सप्लीमेंट्री और टेस्ट ऑडिट, ठीक है। फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 148 बात करता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स, बेसिकली कॉस्ट ऑडिट के बारे में, और उसी के साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 3। जो प्रोफेशनल एथिक्स में आप पढ़ोगे पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 3 है, उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। ऑल दीज आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनीज, ये सारे के सारे गवर्नमेंट कंपनीज को एप्लीकेबल हैं। The requirement of provisions of section 143 subsection 1 is essentially propriety oriented as much as some specific dubious practices are required to be looked in by into the auditor। तो ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो है ना, ये सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाला जो है सबसे ज़्यादा ये प्रॉपर्टी ओरिएंटेड है, क्योंकि इंक्वायरी अगर आप करोगी तभी आपको अपने जो तीन कीवर्ड्स मैंने आपको बताए थे, जो इसके तीन एलिमेंट्स हैं बेसिकली प्रॉपर्टी ऑडिट के, पब्लिक इंटरेस्ट कि क्या जो चीज़ें हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के इंटरेस्ट में है या नहीं है, उसको फुलफ़िल कर रही हैं या नहीं। फिर उसी तरह से स्टैंडर्ड्स और कस्टम्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इंक्वायरी करने से ही पता लगेगी। तो एरियाज ऑफ प्रॉपर्टी ऑडिट अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में बी फॉलोइंग। तो ये वाला जो सेक्शन है ये सबसे क्रूशियल है प्रॉपर्टी ऑडिट के लिए, ठीक है। तो वो क्या बात करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किन किन बातों की इंक्वायरी करनी है। तो ये वाली जो ड्यूटीज़ हैं ये कंपनी ऑडिट में भी ऑल्दो हैं, तो इंक्वायरी आपको करनी होती है, ठीक है ना। तो इसमें ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर में या आप कंपनीज ऑडिट में भी सेम पढ़ोगे, वो यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको एक मेमोरी टेक्निक दे देती हूँ। ड्यू क्रेडिट्स टू CA हर्षद जाजू सर, उन्हीं से ही मैंने ये टेक्निक सीखी थी। A फॉर एडवांसेस, B फॉर बुक एंट्रीज, C फॉर कंपनी, आप नोट कर सकते हो। A फॉर एडवांसेस, B फॉर बुक एंट्रीज, ये मैंने IPCC में सीखी थी एंड ये मुझको अभी तक याद है और अभी तक हेल्प कर रहा है। C फॉर कंपनी, D फॉर डिपॉजिट्स, E फॉर एक्सपेंसेस, F फॉर कैश। अब इसी मेमोरी टेक्निक से ना सारी की सारी ड्यूटीज़ आपको याद हो जाएंगी। देखो फर्स्ट वाली क्या है? वेदर द टर्म्स ऑन विच सिक्योर्ड लोन्स एंड सिक्योर्ड एडवांसेस हैव बीन मेड आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर्स। तो जो भी कंपनी ने लोन्स या एडवांसेस लिए हैं, ठीक है ना, वो प्रेजुडिशियल हैं टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनीज एंड इट्स मेंबर्स। प्रॉपर्टी ऑडिट में सबसे पहला जो वर्ड था वो क्या था? पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट वर्ड था ना, तो हम लोगों का पर्पस क्या है कि जो PSUs का मनी है वो पब्लिक इंटरेस्ट को फुलफ़िल करे, राइट। तो वही है, हम इंक्वायर करेंगे कि जो भी कोई लोन्स एंड एडवांसेस हुए हैं कंपनी की तरफ से वो फेवर में हैं पब्लिक इंटरेस्ट की या अगेंस्ट में हैं, ठीक है, वो प्रेजुडिशियल हैं, ठीक है।
तो it may be appreciated that the terms of loans include such matters such as security, interest, repayment period, or other business considerations. The auditor has to inquire whether the terms are such that they can be adjudged as prejudicial to the legitimate interest of the company or its shareholders. This is a process of judging a situation by reference to a certain objective standards or reasonableness whether the terms entered into are prejudicial or not only to the company but also its shareholders. तो हमको यही चेक करना है कि कंपनी और उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उसको वो मनी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी को ही फेवर कर रहा है, वो शेयर होल्डर्स को भी फेवर करना चाहिए. तो इस तरह से रिपेमेंट पीरियड वगैरह ऐसा होना चाहिए. तो इसमें आप क्या क्या देखोगे कि जैसे अगर कंपनी ने, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, एग्जाम्पल ये है कि अगर कंपनी ने सपोज लोन दे रखा है किसी को, ठीक है, और उसका रीपेमेंट जो है वो आ नहीं रहा है टाइमली, या फिर ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि कंपनी ने उसका रीपेमेंट पीरियड बहुत ज़्यादा कर रखा है, या फिर सिक्योरिटी नहीं ले रखी है कोई बहुत अच्छी. तो उस सिचुएशन में क्या है कि कंपनी ने जो पैसा दिया हुआ है, जो कंपनी के डेटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बैड डेट्स बनने की सिचुएशन में ज़्यादा लग रहे हैं. तो फिर वो अगर कंपनी के लिए फेवर में नहीं है तो दैट मीन्स वो उसने जिन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है उन लोगों के भी फेवर में नहीं माने जाएंगे ना. तो वही चीज़ आपको चेक करनी है कि जो भी कुछ ऐसा है जिसको हमने पैसा दिया है उसे वापस आने का कितना चांस है, और अगर चांस कम है तो कहीं ऐसा तो नहीं उसको बहुत ज़्यादा पैसा हमने दे रखा है. तो यही सब आपको चेक करना है एज एन ऑडिटर. आपको सिर्फ ये सब देखना होगा कि कंपनी ने क्या इंतज़ाम कर रखा है उस चीज़ के लिए. ओके. देन बी फॉर मैंने आपको बताया बुक एंट्रीज. सो वेदर ट्रांजेक्शन्स ऑफ द कंपनी विच आर रिप्रेजेंटेड merely by book entries are prejudicial to the interest of the company. मतलब कि जो ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ बुक एंट्रीज में दिखाए हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो प्रेजुडिशियल हो ही ना कंपनी के इंटरेस्ट के लिए. प्रेजुडिशियल का मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो, फेवर में. ठीक है. तो दिस प्रपोजिशन हैज़ गॉट टू बी इंक्वायर्ड इनटू बाय रेफरेंस टू द इफेक्ट्स ऑफ बुक एंट्रीज अनसपोर्टेड बाय ट्रांजेक्शंस. कुछ कुछ ऐसा होता है कि सिर्फ बुक एंट्री है, उसके ट्रांजेक्शन एक्चुअली में कुछ हुआ ही नहीं है. तो द ऑडिटर हैज़ टू एक्सरसाइज हिज जजमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स. यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग अप्लाई करने होंगे. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम ट्रांजेक्शन्स में नॉट एडवर्सली इफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं छोटे मोटे कि कोई बात नहीं, अगर वो बुक एंट्री में भी हो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं आ रहा. लेकिन अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है शेयर होल्डर्स का या कंपनी का, तो फिर वहाँ पे गड़बड़ है. ठीक है. सो द ऑडिटर हैज़ टू जुडिशली कंसीडर व्हाट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. फिर उसके बाद में सी से मैंने आपको बताया कंपनी. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंपनीज़ की. वेदर इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनीज अदर देन बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी is in form of share, debentures or other securities have been sold at the price lower than the cost. मतलब कि यहाँ पे ये दोनों कंपनीज जो हैं ये तो एक्सक्लूडेड है. अदर देन बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये दोनों कंपनीज क्या है, एक्सक्लूडेड है. ठीक है. अब बाकी आपको देखना है कि जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी का वो कैसा है. वो कहीं ऐसा तो नहीं है जो इन्वेस्टमेंट जैसे आपने शेयर्स डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज़ में कर रखा है वो जिसमें आपने ख़रीदा था उससे कम में आपने बेच दिया. क्योंकि अगर ऐसा है तो दैट मीन्स आपने लॉस में बेचा है, और कंपनी का लॉस मतलब अल्टीमेटली पब्लिक का लॉस. ठीक है. सो अपरेंटली दिस इज़ अ मैटर ऑफ वेरिफिकेशन बाय द ऑडिटर. द इंटेंशन हाउएवर इज नॉट टू नो वेदर लॉसेज अकर ड्यू टू द सेल. द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्वायर इनटू सर्कमस्टांसेस ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट रिजल्टेड इन लॉस. क्योंकि कोई भी जना हुआ कभी भी अपने कॉस्ट से कम में नहीं बेचेगा. आप भी हुए, आपसे मैं कोई भी चीज़ ले रही हूँ, सपोज एक पेंसिल भी ले रही हूँ, अगर आपने 10 रुपये की पेंसिल खरीदी तो आप यही चाहोगे कि उसके मुझको 11 रुपये मिल जाए. आप 9 रुपये में कभी भी नहीं बेचना चाहोगे उसको. ठीक है ना. तो एज एन ऑडिटर हमको ये नहीं देखना कि ये लॉस उसको सेल की वजह से हुआ है. हमको ये देखना है कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी जो कंपनी को कॉस्ट से भी कम में बेचना पड़ा, वो अपनी कॉस्ट तक नहीं निकाल पाए. सो वी हैव टू वेरीफाई द सिचुएशन. क्योंकि अगर सिचुएशन एडवर्स ही होगी जो कंपनी को ऐसा करना पड़ा, क्योंकि हो सकता है कि उसके पास इतना पैसा ही ना हो तभी तो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा. ठीक है ना. जैसे एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में घर होता है या फिर उसकी ज्वेलरी होती है, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल होते हैं इन्वेस्टमेंट्स एक ह्यूमन लाइफ में. वो उसको तभी बेचता है अगर उसकी बहुत ही ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन हो जाती है. तो यही चीज़ आपको कंपनी में चेक करनी है. ऑब्वियसली द ड्यूटी कास्ट ऑन हिम इज प्रॉपर्टी बेस्ड, दैट इज रीजनेबलनेस ऑफ द डिसीजन टू सेल एट अ लॉस. इट इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस इन विच द कंपनी वाज प्लेस्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द सेल. ठीक है. फिर उसके बाद में वेदर लोन्स एंड एडवांसेस, डी से क्या था, डिपॉजिट. जो लोन्स एंड एडवांसेस है कहीं ऐसा तो नहीं उसको डिपॉजिट की तरह दिखा दिया.
Again, considering the propriety element, rationalizing the proper disclosure of loans and advances given by company is made. तो कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट की तरह दिखा दिया, तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ ये देखना ही नहीं है. अगेन यू हैव टू फाइंड द रीज़न, ऐसा हुआ तो हुआ क्यों. ठीक है. फिर उसके बाद में ई से है एक्सपेंसेस. तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू. पर्सनल एक्सपेंसेस कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने रेवेन्यू में चार्ज कर दिए. इट इज़ एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल दैट एक्सपेंसेस विच आर नॉट बिजनेस एक्सपेंसेस शुड नॉट बी चार्ज टू रेवेन्यू. आपको P&L में बिजनेस के एक्सपेंसेस दिखाना चाहिए, पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं दिखाना चाहिए. द इफेक्ट ऑफ चार्जिंग पर्सनल एक्सपेंस टू द बिजनेस इज टू डिस्टॉर्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड टू सिक्योर अ पर्सनल गेन एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी. कभी कभी कंपनी का प्रॉफिट इनको लो करना होता है कुछ अकाउंटेंट्स को, तो ये लोग खर्चे उलझुल डाल देते हैं, या फिर क्या करते हैं, ये हो सकता है पर्सनल एक्सपेंसेस डाल दें. तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, गेन कम हो जाता है. तो ये फिर क्या हो गया, इन्होंने एक तरह से अपना पर्सनल गेन कर दिया और कंपनी का प्रॉफिट लो दिखा दिया. तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी, क्योंकि कंपनी का जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट शो होगा वही तो पब्लिक देखेगी ना. तो वही चीज़ है, इन्होंने यहाँ पे फिर अपना पर्सनल वो देख लिया, एंड एज एन ऑडिटर आपको यही फाइंड करना है. सो ऑब्वियसली द प्रोप्राइटरी इज इन्वॉल्व इन दिस. चार्जिंग पर्सनल एक्सपेंसेस टू बिजनेस अकाउंट इज हाईली इम्प्रॉपर एंड एब्यूसिव, हेंस दिस प्रोविजन. ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस यू हैव टू चेक. तो आपको एक्सपेंसेस को जितना हो सके उतना वेरीफाई करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं लोगों ने पर्सनल एक्सपेंसेस ही दिखा दिए. फिर एफ इज फॉर कैश. So in case it is stated in the books and papers of the company that shares have been allotted for cash, whether cash has actually been received in respect of such allotment, and if no cash is actually received, whether the position in books of accounts and balance sheets so stated is correct, regular and not misleading. कभी कभी ना ऐसा होता है कि कैश उन्होंने दिखा दिया होता है कि रिसीव्ड है फॉर कैश, बट एक्चुअली आप देखोगे कैश में उन्होंने कुछ उसका इम्पैक्ट ही नहीं दिया, कैश फ्लो कुछ दिख ही नहीं रहा है आपको. तो आपको यही चेक करना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा कुछ गड़बड़ी तो नहीं है. A control has been set up to verify the receipt of cash in case of allotment of shares for cash. Further, if cash not received, whether the books of accounts and statement of affairs show the true picture. ठीक है. तो इन्होंने बोला है कंट्रोल ऑल्दो सेटअप है, बट अगर कैश रिसीव नहीं हुआ है तो फिर यू हैव टू शो इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. तो यही चीज़ आपको चेक करना है. Then cost records and provisions of cost audit are designed to inculcate cost consciousness in the management and to know whether productivity is of acceptable order and whether undue wastage of or losses has occurred. It would be useful to go into some of the specific requirement of cost audit report in this context. Some of the matters in the additional information sought through the statement of P&L provide a base for making एंड ऑल्सो आई एम सॉरी गाइस, मैंने आप लोगों को ये बोला था कि आप लोग ये पीई में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे जो इनका शेड्यूल 3 है, दिस रेफर्स टू दी शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट. आई एम रियली सॉरी, शेड्यूल 3 पढ़ के मेरे दिमाग में एकदम से वही आ गया. वो चीज़ तो एकदम अलग है. प्रोफेशनल एथिक्स इज़ टोटली डिफरेंट, उसका यहाँ कोई यूज़ नहीं है. जो शेड्यूल 3 है, दिस इज़ अबाउट कंपनीज एक्ट, एंड कंपनीज एक्ट का पार्ट 2 क्या है, शेड्यूल 3 का पार्ट 2 किसके बारे में बात करता है, P&L के बारे में बात करता है. तो मैंने जो चीज़ वहाँ ऊपर स्टेट करी थी, आई एम करेक्टिंग इट, सो अपॉलॉजीज फॉर द सेम. ओके. हाँ, तो मैं कहाँ थी, यहाँ पे थी मैं. इट वुड बी यूजफुल टू गो इनटू सम ऑफ द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट. सम ऑफ द मैटर्स इन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दिखाते हैं हम P&L में, उससे क्या होता है, प्रोवाइड अ बेस फॉर मेकिंग मोर सर्च इंक्वायरीज इनटू वाइटल मैटर्स इज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल. जैसे कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है, तो ये क्या करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये दिखाते हैं इसके बारे में. अंडर ब्रॉड हेड्स, गुड्स परचेज अंडर ब्रॉड हेड्स, वर्क इन प्रोग्रेस अंडर ब्रॉड हेड्स, बहुत सारे हेड्स में होते हैं ये. Any item of income or expenditure which exceeds 1% of the revenue from operations or 1 lakh, whichever is higher. तो इसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये भी आप लोगों को एक बहुत बढ़िया सी वो दे सकती है, बेस दे सकती है फॉर इंक्वायरी. क्योंकि अगर ये कुछ भी ऐसे खर्चे हैं जो इन्होंने रेवेन्यू के 1% से ज़्यादा दिखा रखे हैं, जैसे सपोज़ अगर आपका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ का है, ठीक है, 1 करोड़ का है, एंड उसका 1% कितना हो गया, 1 लाख हो गया. तो अगर कोई भी खर्चा 1 लाख तक तो टॉलरेबल है, बिकॉज उसकी रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट मीन्स टर्नओवर वो ग्रेटर है, मतलब 1 करोड़ है, ठीक है, तो उतनी चल जाएगी, या फिर 1 लाख, विच एवर इज़ हायर. विच एवर इज़ हायर का मतलब ये हो गया कि अगर रेवेन्यू कम है,
ठीक है, रेवेन्यू कम है अगर 1 करोड़ से तो ऑफकोर्स उसका 1% कम ही होगा। तो ये बोल रहे हैं कि 1 लाख तक का एक्सपेंडिचर चल जाएगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो फिर क्या हो जाएगा, विच एवर इज़ हायर का मतलब ये हो जाएगा कि सपोज़ आपका 1 करोड़ से कम है, ठीक है, 1 करोड़ तक है तो उसका तो 1 लाख ही हुआ 1%। बट अगर उससे कम है दैट मीन्स 1% जो होगा उसका ऑब्वियसली वही होगा। सपोज 99 लाख है तो उसका अकॉर्डिंगली बनेगा 1%। तो उसमें ये लोग ये बोल रहे हैं विच एवर इज़ हायर। विच एवर इज़ हायर का मतलब ये हो गया 99 लाख का 1% कितना हुआ, 99,000। तो अगर टर्नओवर कंपनी का 99 लाख है तो आप क्या देखोगे, 99,000 और 1 लाख विच एवर इज़ हायर। दैट मीन्स अगर 99,000 तक है तो चलेगा, बट अगर 1 लाख है तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको इंक्वायरी के लिए एक बेस मिल जाएगा। आप इंक्वायर करोगे कि ऐसा क्यों है कि ये 1% को भी एक्सीड कर रहा है जो खर्चा है, ऐसा क्या हुआ है, ठीक है। तो आप उन खर्चों को फिर वेरीफाई करोगे। तो ये बोल रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर उसके बाद में इम्प्लीकेशंस ऑफ कारो 2020 एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 6 दैट मीन सप्लीमेंट्री और टेस्ट ऑडिट एंड द डायरेक्शंस इशूड बाय CNAG ऑल्सो कंटेन सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी। फॉर कारो 2020 आप अपना कंपनी ऑडिट वाला चैप्टर रेफर कर लो। इन्होंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी एलिमेंट्स दिए हैं जो कारों में दिए हैं। इन डिटेल आपको ये पढ़ना है तो मैंने आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। बट यहाँ पे इन्होंने कुछ क्लॉजेस दिए हैं जो बेसिकली रेफ़र करते हैं टू प्रॉपर्टी ऑडिट। तो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेगा, लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में बात करेगा, अमाउंट ओवरड्यू के बारे में बात करेगा, लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में बात करेगा, गारंटी सिक्योरिटी के बारे में बात करेगा, जो अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है उनके बारे में। तो ये जो भी क्लॉजेज है ना, ये सारे के सारे आप उसमें पढ़ लोगे तो उसके बाद ही आप इस पे आना, उसको एक बार पूरा अच्छे से देख लेना, ठीक है। पूरे के पूरे मैंने सारे लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो इससे आपको क्लियर क्या होगा, फ्रॉम द अबव एनालिसिस आपको ये क्लियर हुआ कि कंपनीज एक्ट में वी ऑलरेडी हैव टूल्स विच ब्रिंग आउट द ब्लेंडिंग ऑफ प्रोप्राइटी ऑडिट विद द नॉर्मल ऑडिट। नॉर्मल ऑडिट के साथ ही ये कवर हो रहा है। हाउएवर अ वर्ड ऑफ कॉशन इज नेसेसरी इन दिस context. The audit conducted by C&AG is a rule, procedure and a propriety based one, and often it is said that desired flexibility is lacking in the system, and this has contributed in a large measure to lack of rapport between the auditor and audit units. In turn, this has tended to foster a tendency amongst government officials to just conform to the rules and provide a show of compliance with the standards of propriety. This is not intended to belittle the contribution of this audit in ensuring appropriate use of funds of the government. Because of the enormous amounts involved and the massive volume of transactions in a view of public interest, it is necessary that compliance with rules should be insisted upon and non-compliance inquired into. But the benefit of derived is at least partly offset by the element of distrust, and often the truth remains buried. तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ऑल्दो कंपनी ऑडिट ने ऑलरेडी ये सब कवर होता है प्रॉपर्टी ऑडिट, बट फिर भी अगर हम इसको अलग से लेते हैं तो ये बेस दे देता है गवर्नमेंट को भी कि जो भी मैसिव वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन हैं वो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो पाए, ठीक है। फिर मतलब इसमें ऐसे कुछ वो नहीं है, वरना क्या होता है अगर हम ऐसे नहीं करते हैं तो ये जो सच है ये छुपा हुआ रह जाता है। ये सब इन्होंने दिया है तो इसलिए इसको अलग से अगर हम करते हैं तो ज़्यादा क्लियर पिक्चर एक निकल के आती है। एज मैंशनड अर्लियर, accepting the directions of CNDG under Companies Act, the rest of the provisions are applicable equally to government and non-government और कंपनीज। मतलब CNDG की डायरेक्शन के अलावा CNDG के डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी है सिर्फ उसी में ही होते हैं, नॉन गवर्नमेंट में नहीं होते हैं, ठीक है। तो बाकी चीज़ें सब सेम रहती हैं, ठीक है। बाकी सारे प्रोविजंस एज इट इज़ लगते हैं, बस CNDG का जो इन्वॉल्वमेंट है वो गवर्नमेंट में होता है। वट एवर एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी आर discernible in them are also present in the non-government companies. The directions known as C&AG directions, however, are exclusively applicable to the audit of government companies, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है लेट्स रीड इट आउट, एंड ये हमारा फिर लास्ट पोर्शन बचेगा, देन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं प्रॉपर्टी ऑडिट में, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अलग से भी पूछ सकते हैं।
The expression propriety is a moral term and can be understood by reference to the concept of morality accepted by society at a given time. Of course, जब हम भी public welfare की बात करते हैं तो वो socially माना जाता है. In an auditing, the essential test lies in formulation of auditing propositions. In the audit of financial accounts, by reference to financial and legal requirements, propositions are built up upon happening of events, existence, accuracy, title, ownership, compliance with law, and internal regulations, which are all verifiable. In propriety audit, the formulation of verifiable auditing propositions poses the problem. तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग ये बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैसे ऑडिटिंग प्रपोजिशंस को फॉर्मुलेट करें. ठीक है. प्रॉपर्टी ऑडिट हैज़ एन इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी. बहुत ज़्यादा इसमें सब्जेक्टिविटी होती है. तो सब्जेक्टिविटी की वजह से आप एक प्रॉपर ऑडिट प्रोग्राम बना ही नहीं सकते, क्योंकि हर किसी का ओपिनियन इस पर अलग अलग हो सकता है एंड तरीका भी इसमें अलग अलग हो सकता है. ठीक है ना. तो प्रोप्राइटी ऑडिट हैज़ एन इंटरनल एलिमेंट जिसकी वजह से डिफ़िकल्ट हो जाता है एक स्टैंडर्ड सेट करना, क्योंकि हर किसी के लिए कॉमनली एक्सेप्ट कस्टम सेट करना, स्टैंडर्ड्स फॉर कंडक्ट सेट करना विच आर नॉट फॉर्म बेस्ड फॉर ऑडिट एवेल्युएशन. बिकॉज हर किसी के लिए ये सब चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं. किसी को लगता है ये पब्लिक इंटरेस्ट में सही रहेगा, किसी को लगता है कि नहीं रहेगा सही. ठीक है. सो टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, इस सिचुएशन को ही टेक केयर करने के लिए C&AG ने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ ऐसा फिक्स्ड तो नहीं है, इसमें आपको अपना लॉजिक ही लगाना है, लेकिन फिर भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस आए हैं. तो उससे क्या होता है, स्टैंडर्ड सेट हो जाता है फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. द C&AG हैज़ रियली ट्राइड टू टैकल इन अ प्रैक्टिकल वे द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्टिविटी इनहेरेंट इन अ सिचुएशन कॉलिंग फॉर प्रोप्राइटी कंसिडरेशन. The norms to develop provide the basis of verifying expenditure incurred by various departments. तो इन norms से क्या होता है, हम verify कर पाते हैं expenses को. It may be appreciated that the norms of propriety applicable to governmental transactions may not ipso facto apply to transactions of private sector which have distinct and more limited objectives suited to them. Each private sector entity may have its unique objectives. तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो नॉर्म्स गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स का एप्लीकेबल हैं प्राइवेट को भी हों. प्राइवेट सेक्टर के अपने यूनिक ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं रिलेटेड टू इट्स मैनेजमेंट फिलोसफी एंड द ट्रांजेक्शन्स शुड बी geared up to achieve those. For example, a management which is operating for maximization of profit without infringing any legal regulations may follow certain policies, while another management believing in a wider measure of social justice may follow different policies. अपने अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपनी अपनी पॉलिसीज़ फॉलो कर सकते हैं. तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो गवर्नमेंट पे अप्लाई हो नॉर्म्स वो प्राइवेट पे भी हो. Despite these clear angularities, certain commonness can also be discerned in the policies and approach of different management. कि यही बोल रहे हैं कि भले ही ये सब अलग है, फिर भी इसमें बार बार घुमा रहे हैं, यू टर्न्स लिए जा रहे हैं. वैसे तो दोनों अलग हैं, बट फिर भी ऐसा कॉमन है, तो वही चीज़ें बार बार बोल रहे हैं. दे इंक्लूड एफिशिएंट ऑपरेशंस. अब ये कॉमन चीज़ें क्या है कि हर चीज़ में क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, इफेक्टिवनेस होना चाहिए, ये सब चीज़ होनी चाहिए. ठीक है. अबव ऑल, ईच एंटिटी हैज़ इट इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एंड बिल्डिंग अप प्रॉपर्टी ऑडिट प्रपोजिशंस बिकम पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस. तो हर का पब्लिक के लिए ही होता है, तो ऑफकोर्स वो पब्लिक के वेलफेयर में ही होना चाहिए. It is felt that if management of each entity, irrespective of any legal requirements, formulates norms of propriety for the entity, taking full note of wider social repercussions inherent in its operations, a formidable hurdle in the way of wider introduction of propriety audit can be removed. ये लोग ये बोल रहे हैं कि अगर जो मैनेजमेंट है हर एंटिटी का, वो क्या करे, नॉर्म्स फॉर्मुलेट करे प्रॉपर्टी की, तो ये वाली जो ऑडिट में हमें दिक्कत आती है काफ़ी हद तक दूर हो सकती है और सब्जेक्टिविटी भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे मैनेजमेंट ही रेगुलरिटीज़ के साथ में काम करेगा. ये एक मॉरल एलिमेंट है और इसका जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है प्रॉपर्टी ऑडिट का सिचुएशन टू सिचुएशन, सर्कमस्टांस. फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रैवल बाय एयर एज सच शुड नॉट बी कंसिडर्ड वेस्टफुल अनलेस इट इज़ प्रूव्ड दैट अ ट्रैवल बाय रेल would have been feasible in the circumstance and would have brought the same results brought up by the air travel. तो ये यही बोल रहे हैं कि आप एयर ट्रैवल को तब तक वेस्टफुल नहीं कह सकते हो जब तक कि ये प्रूव ना हो जाए कि रेल वाला ही ज़्यादा सही है इस सिचुएशन में, क्योंकि दोनों से ही आपको पहुँचने में पहुँचना तो वही है. तो आप चाहे एयर ट्रैवल करो चाहे रेल ट्रैवल करो, तो दोनों का डिफ़र कर सकता है पर्सन टू पर्सन. अब हो सकता है कि किसी को फोबिया हो
किसी चीज़ का, या किसी को कुछ हेल्थ इशू हो जिसकी वजह से वो मे बी एयर ट्रैवल ना कर पाए या रेल ट्रैवल ना कर पाए, तो दोनों की सिचुएशंस अलग अलग हो गई ना सिचुएशन में। तो वही चीज़ हो गई कि आपको यहाँ पे भी यही चेक करना है, सब्जेक्टिव एलिमेंट है बट फिर भी कुछ नॉर्म्स है, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ठीक है। बेसिकली जो आपको प्रॉब्लम्स बतानी है ना, वो आपको 3-4 पॉइंट आप नोट कर सकते हो। 3-4 पॉइंट ये है कि प्रॉब्लम्स क्या-क्या आती हैं, कि एक तो यहाँ सब्जेक्टिविटी है, ठीक है? फिर उसके बाद में सीएनडीजी ने कुछ नॉर्म्स दिए हैं, ये 2-4 पॉइंट आप कर दो, ये बाकी का जो इन्होंने दिया है इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? The element of subjectivity has sometimes resulted in proper discharge of duty, very delicate and which demands discretion, but wisdom of taking commercial decisions under dynamic environment must be evaluated with reference to the circumstances. बार बार ये वही चीज़ बोल रहे हैं, circumstance के according आप evaluate करो। तो auditor in his field must reconstruct such circumstances. The judgment of auditor must be objective, as otherwise it would dampen the initiative of management and others in taking commercial decisions, and propriety audit with प्रूव इटसेल्फ टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आप जो भी जजमेंट लो ना, बहुत ऑब्जेक्टिवली लेना, सर्कमस्टांस को कंसीडर करके लेना, वरना जो भी ये जो प्रोप्राइटी ऑडिट है इसका इंटेंशन जो है वो फेल हो जाएगा। तो इसमें 3-4 आपके पॉइंट्स हैं एंड इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, क्योंकि उसमें ये सीधा सीधा बोल सकते हैं कि क्या सब्जेक्टिव है क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ये मोर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है ये चैप्टर। एंड ये वाला जो पार्ट है ना कारो वाला, ये आप प्लीज़ एक बार उस वीडियो से देख लेना, ये सारी क्लॉजेस पढ़ लेना। ये क्लॉजेस वो इन्होंने दिए हैं कारो 2020 में जो प्रॉपर्टी ऑडिट को ज़्यादा डायरेक्टेड है। ठीक है, तो कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क एंड प्लीज़ इसके क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। ये टेस्ट ऑफ नॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इससे एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। अदरवाइज़ मैं आपको कुछ स्कैनर देती हूँ, मैं खुद पंकज गर्ग सर की फॉलो कर रही हूँ, बट अदरवाइज़ रवि तावरी सर की भी हैं। ठीक है, और सानिध्य सराफ सर की भी हैं क्वेश्चन बैंक्स। ओके, और भी काफ़ी सारे टीचर्स की हैं मार्केट में वैसे, तो आपको जिसकी भी अच्छी लगे आप ले सकते हो। वैसे रवि तावरी सर की मैंने देखी है पर्सनली एंड पंकज गर्ग सर की भी देखी है, तो वो मुझको काफ़ी अच्छी लगी थी। अदरवाइज़ और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, तो आपको जिसकी भी पसंद है आप ले सकते हो। सबका जनरली बस कंटेंट जो है वो स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी और स्कैनर्स वगैरह होने चाहिए, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, तो वो आप देख लेना एंड ज़रूर लिख कर देखना क्वेश्चंस, क्योंकि उससे ही मेन आपका पर्पस सॉल्व होगा। सो आई एम एंडिंग द वीडियो हेयर एंड आई होप दिस हेल्प्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू।